गरीबों और मजबूरों का खून करूंगा और लोग मुझे वर्मा दादा कह के मेरा मान रखेंगे। माँ मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो माँ। ये रूपक तो सिर्फ एक धुंधली सी याद है। हार्दिक स्वागत है। शीशे के खिलौने आप तक लेकर आए हैं हमारे स्पॉन्सर्स अप्पा कढ़ाई रेस्टोरेंट और नेक्सस 54। हमारे रेडियो पार्टनर्स हैं 105.4 रेडियो स्पाइस, वीडियोग्राफी बाय आवर फ्रेंड्स प्राइम विजन स्टूडियो, और ब्रोशर्स के साथ आपके ओपिनियन फॉर्म्स हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू फिल देम अप। शीशे के खिलौने एक गंभीर और संजीदा किरदारों की कशमकश हैं और उसके निर्देशक और लेखक हैं सुहेल इकबाल। शीशे के खिलौने इज़ अ वन एक्ट प्ले जिसकी अवधि 90 मिनट की है। होप यू एंजॉय द प्ले। थैंक यू। याद है और शायद यही कारण है कि इसमें हर सूरत धुंधली नजर आती है, जैसे बीते हुए वक्त का कोई सपना जाग उठा। बीते हुए वक्त की इन यादों को संगीत के तार फिर से उभार कर बाहर ले आते हैं। तो आइए सुनिए मेरे साथ इन धुनों को जो आपके चारों ओर गूंज रही हैं। मैं खुद इस रूपक का एक किरदार हूं और साथ ही साथ आपके सामने इस कहानी को पेश भी कर रहा हूं। इसमें कई किरदार हैं, जैसे मेरी मां सरिता वर्मा। वो कैसी हैं, उनका स्वभाव कैसा है, वो रात और दिन क्या सोचती करती हैं, ये सब तो आप लोग कुछ ही देर में देख ही लेंगे। एक दूसरा किरदार भी है, मेरी बहन विनीता। अब अगर विनीता के बारे में कुछ कहूं तो शायद मेरी मां मुझे कहने न दे, कुछ ज्यादा ही लाडली है वो। एक और किरदार भी है, एक खास किरदार, शादी के सपनों का किरदार, जो कि इस ड्रामे के अंतिम भाग में स्टेज पे नमूदार होता है। लेकिन हाँ, इस पूरे ड्रामे में सिर्फ यही एक ऐसा किरदार है जो जिंदगी और सच्चाई के सबसे करीब है। उस सच्चाई से जिससे मेरा यानी हमारा परिवार जाने कब से बिछड़ चुका है। एक कवि होने के नाते मैं इस किरदार को एक प्रतीक के रूप में निभाना चाहता हूं। आशा की सिर्फ यही एक किरण है जिसके इंतजार में हम
घोर अंधेरे में भी तड़पते और जीते रहते हैं। एक पांचवा किरदार भी है जो कभी सामने नहीं आता, और अगर आता भी है, या यूं कहें कि अगर आते भी हैं, तो उस जीती जागती तस्वीर के रूप में जो हमारे घर के अंदरूनी कमरे में बरसह बरस से लगी हुई है। वो तस्वीर मेरे पिता श्री राजेंद्र वर्मा की है, जो बहुत साल पहले हम सबको अकेला छोड़ के कहीं चले गए। वो यही कि एक टेलीफोन कंपनी में काम किया करते थे। एक बार कहीं दूर से आई किसी नई नवेली आवाज ने उनका मन क्या मोह लिया कि वो दिन है और आज का दिन वो सब कुछ त्याग कर अचानक ही कहीं गायब हो गए। कुछ साल पहले उनकी एक चिट्ठी जरूर आई थी जिसमें लिखा था, सरिता आखिरी प्रणाम। सिवाय इसके उस चिट्ठी में और कुछ न था। इसके बाद में मैं समझता हूं कि बाकी की सारी कहानी ये नाटक खुद अपने आप दोहराएगा। राहुल, राहुल, आ रहा हूं। अरे जल्दी आ, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ पता है मुझे, उस खाना ठंडा हो रहा है, लाइए दीजिए। अरे अरे, उंगलियों को गंदा नहीं करते मेरे लाल। हर एक निवाले को चबा चबा फिर निगल। हम इंसान हैं, कोई जानवर तो नहीं। जानवर तो बिना चबाए हजम कर लेते हैं। अच्छे पके खाने को ढंग से ना खाया जाए तो मजा कैसे आएगा? इसलिए कहती हूँ चबा चबा कर खाया कर। जब देखो तब यूं नहीं, यूं ऐसे नहीं वैसे। अरे इसीलिए मैं हमेशा खाने के बाद कहीं ना कहीं भाग के चला जाता हूँ, ताकि आपकी इन चीज जैसी निगाहों से बचा रहूं। ये मत किया करो, वो मत किया करो, ऐसे मत खाया करो, जानवर नहीं हम। कहाँ चला अब तू? धुआं उड़ाने। मत पिया कर इतनी सिगरेटें, सीना जल जाएगा। जो कश न लूं अगर, तो बिखर जाएगी इन बादलों की डगर। आग लगे मुझे तेरी इस कविता को। मैं अंदर जाकर खीर लेकर आती हूँ। अरे ना ना मेरी बन्नू, तू तो इस घर की रानी है। ये सब काम तो मुझ जैसी दासियों का है। मैं उठ ही गई हूँ तो। ना मेरा बच्चा, तू तो सदा फूल की तरह खिली रहे। तेरे तो मैं हाथ तक मैले होते हुए नहीं देख सकती। कौन जाने कब कोई बुलावा मेरी विनीता के लिए ही आ जाए। पर कौन माँ, कोई भी तो नहीं आने वाला। अरे आने वाले कभी कभार बिना बताए चले आते हैं। गांव में बरसात की वो शाम अभी तक याद है मुझे। जो आपको याद है वो सारे मोहल्ले को पता है। तो क्या हुआ भैया, ये तो माँ की आदत है। गांव में बरसात की वो शाम हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। परमात्मा झूठ न बुलवाए, तेरी माँ के लिए भी कितने लोग न्योते लेकर आया करते थे। कभी कभार तो बरामदे में बिठाने तक की जगह नहीं होती। पड़ोस वालों से कुर्सियां मंगानी पड़ती थी। हाय हाय हाय, क्या राम लीला लगती होगी। भाई मुझे भी बड़े ढंग आते थे। वो लचकती मेरी बातों में, वो लचक की बस यही तो एक चीज है जो आपको आज भी बहुत अच्छे से आती है। अरे हमारे जमाने में तो लड़कियों को बोलना खूब आता था। यानी कि दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देना। क्यों? और नहीं तो क्या, अच्छी शक्ल का कितने दिन तक कोई अचार डाले। हम लड़कियों को तो अपने मंगेतरों को चिकनी चुपड़ी बातों में डालकर रखना खूब आता था। ऐसा नहीं था कि मैं दिखने में सुंदर नहीं थी, पर उससे भी ज्यादा तेज चलती थी मेरी जबान। कैंची की तरह चलती थी, कतर कतर कतर। तो कैसे चलाती थी आप कैंची माँ? हैं? कैंची? अरे बातें माँ। हाँ भाई, हम बातें किया करते थे प्रेम की, परिवार की। मेरे लिए जितनों के भी न्योते आए वो सारे के सारे जमींदारों के सपूत थे। उनमें से एक था प्रीतम प्रीतम करके, आगे पढ़ने के लिए विलायत ही चला गया कमबख्त। एक और था ठाकुर का लड़का बंसी, वो तो पागल ही था मेरे लिए। भाई एक को तो मैं कभी नहीं भूल सकती, दलजीत। उसने तो पास वाले तालाब में कूदकर जान ही दे डाली। बीवी भी थी उसकी, विधवा हो गई बेचारी। लाखों रुपए मिले थे उसे दलजीत की ओर से, वो भी उस जमाने में। एक और था, क्या नाम था उसका? अरे मैं बताता हूँ, राज कपूर होगा। अरे नहीं नहीं। अरे तो दिलीप कुमार होगा माँ। अरे चुप कर तू। वो राय बहादुर का लड़का। अरे लच्छी माँ। लच्छी। अरे भाई उसकी कहानी तो अभी अधूरी रह गई। लो, लच्छी को तो मैं भूल ही गई। बड़ा सजीला नौजवान था, गाता इतना मधुर, मैं तो मरी मिठी थी। सवेरा हुआ नहीं कि गांव भर की लड़कियां पनघर पर जमा हो जाती थी
उसका गाना सुनने के लिए। तो माँ, उसने अपनी विधवा के लिए कितने लाख छोड़े? हाय हाय, मरे उसके दुश्मन, वो तो विलायत चला गया। बड़ा भाग्यवान था, माटी छुए कुंदन बन जाए। मैं चाहती तो आज क्या नहीं होती, श्रीमती लच्छी राय। मगर मैंने सबको छोड़कर चुना तेरे पिता को ही। हाँ, अब जरा उठना माँ, मैं ये सब साफ साफ कर। अरे ना ना मेरी बन्नो, तू तो कंप्यूटर क्लास जाने की तैयारी कर। कौन जाने कब कोई बुलावा मेरी विनीता के लिए ही आ जाए। फिर वही, आखिर कौन आने वाला है? मैंने तो आज तक कोई दस्तक भी नहीं सुनी। कौन कहता है कि कोई नहीं आएगा? मेरे इस घर के दरवाजे पर वो दस्तक एक दिन जरूर सुनाई देगी। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। माँ, असल में बात ये है कि मैं उतनी सुंदर नहीं जितनी तुम गांव में हुआ करती थी। अरे ना ना मेरा बच्चा, भी तेरे जितनी सुंदर नहीं थी मैं। माँ को हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि विनीता कहीं सारी उम्र कंवारी ना रह जाए। अरे माँ, तुम आ गई? धोखा, इतना बड़ा धोखा दिया तुझे। तुम जाने वाली थी ना, गई नहीं? नहीं गई, वहां तक जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसा लगा कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। अरे अरे, ऐसा क्यों कहती हो? ऐसा क्यों कहती हूँ? तू इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी तुझे समझ नहीं आ रहा? नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर मैं सब कुछ समझ गई। सोचा था तू अब सयानी हो गई है, ना बुरा भला कुछ समझ नहीं। ये सब सोचना मेरी एक भूल थी। भगवान के लिए ऐसी डरावनी बातें मत करो। सच बताओ, क्या बात है? अब हमारा क्या होगा? हम क्या करेंगे विनीता? वो सारे मंसूबे जो मैंने तेरे लिए देखे थे, उनका क्या होगा? आखिर मैंने सब कौन सा भयानक पाप कर दिया कि आप ऐसी बातें करती चली जा रही हैं? अब तो इस भयानक जीवन से मुझे और भी ज्यादा डर लगने लग गया है। मेरी अपनी खुद की बेटी। बताती क्यों नहीं कि क्या बात है? अरे रास्ते में तेरा कंप्यूटर क्लास पड़ा था, सोचा चलते चलते तेरी कुछ पूछताछ कर लूं। वहां जाकर तेरी टीचर से मिली। मैंने बताया मैं विनीता वर्मा की माँ सरिता वर्मा हूँ। पर उन्होंने कहा कि इस नाम की यहाँ कोई लड़की नहीं पढ़ती। थोड़ा सोचने पर कहा कि हाँ, इस नाम की यहाँ एक लड़की जरूर थी, पर पिछले 3 महीनों से वो यहाँ नहीं आई। और तो और ये वही लड़की है ना जो कंप्यूटर से बड़ा घबराती। कंप्यूटर के सामने बैठते ही इसके तो पसीने छूट जाते थे। मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ, अब ये क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं? बता, कंप्यूटर के बहाने कहाँ गायब रहा करती थी? कहीं नहीं, यूं ही इधर उधर घूमने निकल जाया करती थी। यूं ही? धूप में? तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? मुझे लगता है मैं तेरी इन बातों पर विश्वास कर लूंगी। बता विनीता, कहाँ गायब रहा करती थी? हर जगह, मगर ज्यादातर बाग या समंदर किनारे। बाग या समुद्र किनारे? उन दिनों तो बीमार भी थी ना, फिर भी मारी मारी फिरा करती थी। आखिर ये कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया ना मैंने? तो सवेरे से शाम तक रास्तों की खाक छाना करती थी और मुझे आकर बताया जाता था कि देख माँ, तेरी होनहार बेटी कितना जी लगाकर कंप्यूटर पढ़ रही है। माँ, ये उतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मैं सारा वक्त धूप में नहीं गवाती थी, इतनी पागल नहीं हूँ मैं। तो फिर कैसे? सवेरे म्यूजियम चली जाया करती थी और दोपहर का वक्त मछली घर में बिताती थी। वहाँ जहाँ शीशे में बंद रंग बिरंगी मछलियाँ खेला करती हैं, प्यारी प्यारी मछलियाँ। विनीता, तूने ये सब कुछ क्यों किया? अपनी माँ को धोखा देने के लिए? माँ, जब तुम नाराज होती हो ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और तेरे कुकीज के पैसे? उनका क्या हुआ? वो तो सारे घूमने फिरने में खर्च हो गए। वाह बेटी वाह, अब मैं सोचती हूँ तेरा होगा क्या? क्या इन शीशों के खिलौनों के साथ खेलती रहेगी या फिर दर्द भरे पुराने गीत सुना करेगी? जानती है, लड़कियां तो ऐसी होती है जो आकाश के तारे भी अपने आंचल में समेट ले। मगर
आंखों से हमेशा ओझल ही रहे माँ। विनीता, सच बता, क्या तेरे मन को आज तक कोई नहीं भाया? पता नहीं। अरे कभी कभार बता लेने से जी हल्का भी हो जाता है। हाँ, था एक। कुछ दिन पहले उसकी तस्वीर भी नजर आई थी। अच्छा, कहाँ है वो अब? ये तो बहुत पहले की बात है, कॉलेज के जमाने की। ठीक है। हाँ, राज नाम था उसका, बहुत अच्छा गाता था। मुझे हमेशा लाल चमेली कहकर पुकारता था। लाल चमेली? भला ये भी कोई नाम हुआ? एक दिन मैं चमेली के फूलों की तस्वीर बना रही थी और राज ने गुजरते हुए देख लिया और मैं बस यूं ही उनमें लाल रंग भर रही थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। राज ने भी ऐसे ही कहा, लाल चमेली। और मेरे मुंह से बस यूं ही निकल गया कि मेरी दुनिया में चमेली हर रंग की होती है। और बस वो दिन था कि तब से मेरा नाम लाल चमेली पड़ गया। कॉलेज में आते जाते जब भी मिलते मुझे इसी नाम से पुकारते, अरे लाल चमेली। सुना था उन दिनों उनकी शादी होने वाली थी, शायद हो गई होगी। अरे मेरा बच्चा, जो लड़की अपने पैरों पर खुद नहीं खड़ी हो सकती है, वो जल्द से जल्द शादी का सहारा ले लिया करती है। मगर माँ, मैं भी तो अपने पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं हो सकती। विनीता, नाराज क्यों होती हूँ? तुम जानती हो ना कि मैं अपंग हूँ। कितनी बार कहा है कि ऐसे शब्द अपने मुंह से नहीं निकालते। कौन कहता है कि तू अपाहिज है? बस एक छोटी सी कमी है, वो भी मुश्किल से नजर आती है, और अगर है तो भी क्या? मेरा बच्चा, जिन लोगों में कमियां होती है ना, वो किसी और प्रकार अपनी कमियों को पूरा कर लिया करते हैं। चल, अब तो जल्दी से किसी को चुन ले और अपने आंचल में बांध ले। अरे ना मेरा बेटा, ना। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के सदमे के बाद माँ हमेशा एक ही बात सोचती रहती कि किसी भी तरह बस विनीता के हाथ पीले हो जाए। लेकिन हम जब भी सच्चाई की तरफ मुंह करते, ऐसा लगता जैसे किसी अनजान, किसी बुरे साए ने हमारे घर को जकड़ लिया हो। शायद ही कोई शाम ऐसी गुजरी हो जब मां ने इस बात की माला न जपी हो और फिर थक हार कर उस कमरे में लगी मेरे पिता की तस्वीर को घूरने लगती, जिसकी भावनाओं और मेरी बहन की सहेली आंखों में खोकर रात कर देती। मां जितनी बातूनी थी, उतनी ही बातों की धनी थी। उन्होंने बहुत सोच समझकर, जैसे किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत सर्दियों के गुजरने का इंतजार किया। जैसे ही जाड़े खत्म हुए और बहारों की रुत आई, उन्होंने सारे मोहल्ले के कपड़े सी कर अपनी एक अच्छी खासी पूंजी जमा कर ली। शायद सोचा होगा कि इस उजड़े हुए आशियाने में हम उन अनजान बहारों का खुशियों के साथ स्वागत कर सकें। कितना मैला कमरा है कि ये नहीं कि इसे साफ ही कर ले। ये नहीं करो, वो नहीं करो, क्या करूं भगवान? बरदार तो भगवान का नाम बदनाम किया तो, और लिया तो मेरे सामने नहीं। क्या मुसीबत है? तू शायद अपने आपे में नहीं, तेरी मति मारी गई है क्या? आपने क्या है मुझे आपे से बाहर? मैं क्या करूं? अरे कोई चीज है ऐसी है जिसे मैं आसानी से इस्तेमाल कर सकूं? चिल्ला मत। क्यों ना चिल्लाऊं? बोलिए, क्यों ना चिल्लाऊं? कल आपने मेरी वो किताब गायब कर दी। वो रद्दी किताब रद्दी वाले को बेच दी मैंने। मुझे एक आंख नहीं भाता कि मेरा बेटा इसे गंदी किताबें पढ़े। अपने इस घर में गंदगी नहीं आने दूंगी मैं। वाह, बड़ा याद आया। अपना घर किराया कौन देता है? जैसे श्रीमती सरिता वर्मा। खबरदार, जो अपनी माँ का नाम इस तरह अपने मुंह से निकाला तो जबान खींच लूंगी मैं तेरी। भला मैं कहाँ कुछ बोल सकता हूँ? शायद जानता नहीं, और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। तुझे आज सुनना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं सुन रहा, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ चला तू? अरे क्या हुआ? आप लोग फिर झगड़ने लगे? कब तक? मैं कहती हूँ कब तक तू मेरी बातों को टालेगा? तंग आ चुकी हूँ मैं तुझसे। तो आपको क्या लगता है मेरा कलेजा क्या पत्थर का बना है? अरे मैं भी परेशान हो चुका हूँ आपकी इन बातों को सुन कर। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा भी है कि मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ये जो तू कुछ कर रहा है ना, उसमें तुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए तू मेरी बातें नहीं सुनना चाहता। कोई है जो रात रात भर कर
सिनेमा घर जाता हो, सिर्फ 3 घंटों की नींद लेता है और दफ्तर चला जाता है। सुनेगा तो क्या